वेलकम मित्रों, आप सभी यूट्यूब दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी पर स्वागत है। मित्रों, आज आपके लिए सीटेट ईवीएस की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भोजन, यो 9वां टॉपिक है दोस्तों, 9 नंबर का है। 8 टॉपिक बन चुके हैं। जल हुआ, रोग हुआ, कार्य और खेल हुआ, परिवार मित्र जैसे टॉपिक मित्रों कंप्लीट हैं। आपको प्ले लिस्ट में बने हुए मिल जाएंगे। और अगर नहीं प्ले लिस्ट मिल रही है मित्रों तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, इसी वीडियो के आपको वो सभी लिंक्स मिल जाएंगी। ओके मित्रों, तो वो पार्ट ज़रूर देखिए और नोट्स ज़रूर कंप्लीट कीजिए, बनाइएगा, जिससे आपके पास वो डाटा तैयार होता जाए, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी किताबों का ही निचोड़ है। मित्रों, भोजन टॉपिक कंप्लीट करते हैं एनसीईआरटी किताब के साथ और कुछ बिंदुओं को पीडीएफ के माध्यम से। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर देना। उड़ीसा के कालाहांडी दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एनसीईआरटी किताब से दिखाऊंगा। चलिएगा एनसीईआरटी बुक्स पर देख सकते हैं मित्रों, ये एनसीईआरटी बुक्स का पेज है, कक्षा 5 की किताब है। उसमें देखिएगा उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले के बारे में कक्षा में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिएगा एक मजदूर महिला का जो बच्चे को गोद में लिए है उसका चित्र आपको दिख रहा होगा। आप देखिएगा ये डिटेल जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती हैं। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगलों के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। तो मित्रों, ये दयनीय स्थिति आप सुनिएगा कहाँ की है, उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले की। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाता है मित्रों। फिर ऐसी जगह लोग भुखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? ये मित्रों दयनीय स्थिति है आपकी। इंडिया की एक सत्य कहानी है जो मैंने भोजन टॉपिक में सबसे ऊपर रखी है, उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले की। ओके मित्रों, ये एनसीईआरटी का पेज है। पुनः हम चलते हैं पीडीएफ पर। दोस्तों, पहला बिंदु उड़ीसा के कालाहांडी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आपने नोट भी कर लिया होगा। द्वितीय बिंदु देखिएगा, हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना है मित्रों? 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस है। ये एग्जाम डायरेक्ट पूछ सकता है मित्रों, कूट भी बना सकता है, इसलिए रट लीजिए और नोट कर लीजिए। अगला बिंदु है दोस्तों, कहानी खिड़की वाले पेट की राजेश उत्साही द्वारा लिखित कविता से लेकर बनाई गई है। दोस्तों, यह कविता अगस्त 1985 को चकमक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मित्रों, इस कहानी का वीडियो मैं बना चुका हूं, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जाकर के एक बार देख लीजिए। क्या है ये कहानी पेट की और क्या बताना चाहता है? दोस्तों, ये कहानी है एक मार्टिन नामक सैनिक की। अगला बिंदु यही है, मार्टिन नामक सैनिक के पेट में गोली लगने से छेद होने के कारण डॉक्टर बोमोट के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने बताया कि पेट में भोजन बाहर की अपेक्षा जल्दी पच जाता है, क्योंकि पाचक रस पेट के हिलने से जल्दी सक्रिय होता है। मित्रों, ये कहानी मैं आपको एनसीईआरटी बुक से दिखाने वाला हूँ, और किस भोजन में कितना समय लगता है उस डॉक्टर बोमोट ने अंक तालिका बनाई थी टाइम वाली, कि ये भोजन इतने समय में पच जाता है शरीर में। तो मित्रों, वो पीडीएफ वो पेज देखिएगा। चलिएगा एनसीईआरटी बुक्स पर। मित्रों, हम आ चुके हैं वही कहानी वाली जो कहानी है खिड़की वाले पेट की। देखिएगा डॉक्टर बोमोट ये हैं आपके, और ये वो सैनिक का दिखाया जा रहा है, पेट में छेद होता है। यही कहानी है मित्रों, जो डिस्क्रिप्शन मैंने विवरण अच्छे से व्याख्या की गई है, वीडियो कंप्लीट है, वो देखिएगा। और ये तालिका मैंने कहा था कि इस वीडियो भोजन वाले वीडियो में मैं आपको ये तालिका प्रोवाइड कराऊंगा। देखिएगा, कच्चा दूध पचने में लगने वाला समय दोस्तों ये दिया गया है जो पेट में है, 2 घंटे 15 मिनट लगता है मित्रों। अगर वो डॉक्टर पेट के जो पाचक रस हैं उसको निकाल करके गिलास में रखते हैं तो समय 4 घंटे 45 मिनट लगता है मित्रों। पेट में जल्दी पच जाएगा, जबकि बाहर अगर उसे पचाया जाए तो 4 घंटे 45 मिनट लगेगा। दूसरा बिंदु है, उबला हुआ दूध 2 घंटे समय लेगा दोस्तों पेट में, बाहर 4 घंटे 15 मिनट। तीसरी चीज़ है दोस्तों, पूरी तरह उबला अंडा,
अगर एग उबला हुआ है तो पेट के अंदर 3 घंटे 30 मिनट का समय लेगा पचने में, और बाहर दोस्तों उसे 8 घंटे का टाइम लगेगा। ओके मित्रों, तो ये देख लीजिए, ये नोट करते जाइएगा। अगला है चौथा बिंदु, कम उबला हुआ अंडा, समय 3 घंटे लेगा पेट के अंदर, और बाहर दोस्तों 6 घंटे 30 मिनट का टाइम लेगा। अगला है दोस्तों कच्चा अंडा फेंटा हुआ, कच्चा अंडा है और फेंट दिया जाए तो पेट में दोस्तों 2 घंटे में पच जाएगा, जबकि पेट के बाहर पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट का समय लेगा। अगला है दोस्तों 6, कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट लेगा पेट के अंदर, जबकि बाहर दोस्तों कच्चा अंडा 4 घंटे में ही पच जाएगा। ओके मित्रों, तो याद रखिएगा, पेट के अंदर कम समय लगता है और बाहर अधिक टाइम लगता है, आपने ये देख लिया होगा। ओके मित्रों, तो ये तालिका आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीटेट में पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन, इसलिए ये कर लीजिए नोट। ओके मित्रों, चलिएगा वापस पीडीएफ पर हम चलते हैं। अगला बिंदु है मित्रों, हमें जो भूख लगती है, भूख लगने का पता मस्तिष्क के विशेष केंद्र हाइपोथैलेमस से पता लगता है मित्रों। तो ये नोट कीजिए बिंदु, किस भाग से? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक पॉइंट या विशेष केंद्र से हमें भूख लगने की जानकारी मिलती है, ना कि पेट से मित्रों। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिए। अगला बिंदु है मित्रों, छोटे बच्चों का भोजन दूध है। क्या है मित्रों? मिल्क है, दूध है, क्योंकि वह अन्य प्रकार के भोजन ना तो खा सकते हैं और ना ही पचा सकते हैं। तो मित्रों ये नॉर्मल सा पॉइंट है, बस अगर कूट बनता है सीटेट में, क्योंकि अधिक क्वेश्चन कूट के रूप में आते हैं सीटेट में, तो ये पॉइंट मेंशन किया जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला है खाली पेट होने से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, उसने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन का अधिकार दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिड डे मील। तो मित्रों याद रखिएगा, 2001 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू करवाया था और बच्चों को भोजन मिलने लगा था। अगला बिंदु है मित्रों, चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन कैसा लगने लगता है? मीठा महसूस होता है। मित्रों लार हमारा, उसमें एक तत्व है टाइलिन, वो आपके भोजन में मिलता है, जो स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे हमें भोजन चबाने के बाद कुछ मीठा लगने लगता है। तो याद रखें ये बिंदु। अगला है धीरे धीरे खाने से पाचक रस पूर्ण रूप से भोजन में मिल जाता है और पाचन ठीक से होता है। अगर दोस्तों आप जल्दी से आप खा जाएंगे, निगल जाएंगे भोजन को, तो वो ठीक से पच नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें पाचक रस सही से नहीं मिल पाया है। तो याद रखें, धीरे धीरे चबा करके खाएं। अगला बिंदु है मित्रों, जीभ पर 4 प्रकार की 9000 स्वाद कलिकाएं हैं मित्रों, जिसे हम ग्रंथियां भी कह सकते हैं। जीभ पर जो आपको बिंदु लगते हैं दाने रूप में छोटे छोटे, तो मित्रों वो आपके 4 प्रकार की क्या हैं? कलिकाएं हैं, जो टोटल दोस्तों कितनी है? 9000। अब 4 प्रकार की क्यों? क्योंकि हमें कड़वा, मीठा, खट्टा और नमकीन इस प्रकार के स्वाद मिलते हैं, तो वो 4 प्रकार के हैं स्वाद। वो 4 प्रकार के स्वाद तब मिलते हैं जब 9000 की कलिकाएं, 9000 कलिकाओं का समूह बनता है दोस्तों। तो दोस्तों किस स्थान से जीभ की कौन सा भाग महसूस होता है, वो भी पॉइंट बन चुका है। जीभ के आगे का भाग मीठा बताता है, बीच में दोस्तों नमकीन, बगल में खट्टा, जो हमारे साइड हैं वो दोस्तों बगल में खट्टेपन का महसूस कराते हैं, और पीछे वाला भाग कड़वे का स्वाद केंद्र के रूप में होते हैं। जो कड़वा है वो हमें पीछे वाला भाग बताता है जीभ का। ओके मित्रों, तो ये बिंदु याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट हैं। और कितनी स्वाद कलिकाएं हैं? 9000। तो ये भी बिंदु याद रखिएगा। अगला बिंदु है मित्रों, दांतों से संबंधित। दांत 2 प्रकार के निकलते हैं मानव में। मानव जो है आपका, उसमें 2 प्रकार के दांत निकलते हैं, एक दूध के दांत और दूसरे स्थायी दांत। मित्रों दूध के दांत आप समझ रहे होंगे पहले कितने होते हैं और बाद में कितने हो जाते हैं, ये भी डिटेल सुनिएगा। दूध के दांतों की संख्या दोस्तों कितनी है? 20 है, ये पूछा गया है एग्जाम में। स्थायी दांतों की संख्या 32 है मित्रों, ये नॉर्मल सा पॉइंट है, याद रखिएगा, बस दूध के दांत याद रखें 20। अगला है मानव में 20 दांत दोबारा निकलते हैं। मानव में जो है दोस्तों 20 दांत हैं जो दोबारा निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूध के दांत हैं वो टूट जाते हैं और पुनः उनके स्थानों पर नए दांत निकलते हैं जो स्थायी होते हैं। ओके मित्रों, इसलिए दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी एक स्थायी, या उसे ऐसा भी कह सकते हैं दूध के दांत और एक स्थायी दांत। ओके, अगला है देखिएगा, दांतों के प्रकार भी मैंने डिवाइड किए हैं। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, जिसे इंसीजर कहते हैं, काटने वाले 4 दांत होते हैं। रदनक,
जिसे केनाइन कहते हैं, चीरने वाले दांत होते हैं। ये 2 दांत होते हैं दोस्तों। ऊपर वाले जबड़े की बात कर रहे हैं या नीचे की करें तो ये एक जबड़े की बात बताई जा रही है मित्रों। ये संख्या एक जबड़े की है। कृंतक आप ऊपर वाला जबड़ा लें तो 4 दांत होंगे आपके। यहीं सामने से ही काउंटिंग करें मित्रों। और जस्ट आप एक मूवी देखें तो आप उसमें भूत वाले दांत देखे होंगे आपने, वही है दोस्तों केनाइन, वही है रदनक, जो दांत 2 होते हैं, नुकीले होते हैं, जो चीरने के काम करते हैं। अगला है मित्रों अग्र चवर्णक मीन्स प्रीमोलर। याद रखिए ये चबाने वाले दांत होते हैं, इनकी संख्या 6 होती है एक जबड़े में। चवर्णक मोलर दोस्तों ये ग्रेडिंग का काम करते हैं, मीन्स चबाने वाले दांत अक्कल डांड भी कहलाती हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ओके मित्रों, तो ये डिवाइड आपने देख लिया मानव के दांतों का। और दोस्तों दंत सूत्र अगर पूछ ले तो ये भी रट लीजिए 21-23 21-23। क्यों? क्योंकि जबड़ा जो ऊपर वाला है एक साइड वाला और दूसरी साइड वाला, तो आपके काउंटिंग करेंगे 2 और ये चीरने वाला 1 बचेगा, फिर इसके बाद चबाने वाली 2 और अक्कल डांड वहाँ 3। तो ऐसे करके दोस्तों ये कितने होंगे टोटल 16। एक जबड़े की संख्या पहुंच जाएगी 16 और दूसरे की कितनी हो जाएगी 32। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है 32। याद रखिएगा दंत सूत्र भी और ये प्रकार भी। अगला है दोस्तों ग्लूकोज से। जो ग्लूकोज है उससे तुरंत ऊर्जा मिलती है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, जो अगर क्रिकेटर हों या धावक हों उन्हें तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है। मित्रों जो धावक हैं या दौड़ करके कोई व्यक्ति आया है तो एनर्जी कम महसूस करता है तो उसे तुरंत ग्लूकोज दिया जाता है। या कार्बोनेटेड वाटर आपने पीते हुए देखा होगा क्रिकेटर को कि जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन होता है दोस्तों, जिससे तुरंत ऊर्जा आपको मिलती है आपके शरीर को। अगर व्यक्ति कमज़ोर है तो उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको शरीर में तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है और वो ऐसी चीज़ कोई नहीं है ग्लूकोज के अलावा जो तुरंत ऊर्जा दे सके शरीर को। ओके मित्रों, तो याद रखें शरीर में तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आपको ग्लूकोज ही उपलब्ध होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो क्या करें, नमक चीनी घोल पिलाने से शरीर में लवण मीन्स पानी की कमी पूरी हो जाती है। लवण और पानी की, तो दोस्तों वो ग्लूकोज का ही रूप बन जाता है। नमक और चीनी का घोल पानी में मिलाएं और पर्याप्त रेशियो में नमक और चीनी भी मिला लें तो आपका ग्लूकोज के समान ही तैयार हो जाता है वो घोल। अगला बिंदु है मित्रों डायरिया। उल्टी दस्त से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अगला बिंदु है ज़्यादा दस्त से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। यह कमी दूर करने के लिए नमक शक्कर का घोल पीते रहना चाहिए, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ORS भी कह सकते हैं। आपको मेडिकल में यही घोल दोस्तों, यही वो रेशियो आपको ORS के रूप में WHO उपलब्ध कराता है। और दोस्तों ये आपके शरीर में पानी की कमी को पूर्ति करता है। इसलिए कहा जाता है अगर आपको उल्टी या दस्त हो रहे हैं और आपके पानी काफ़ी मात्रा में शरीर से निकल चुका है, इसलिए इसकी पूर्ति के लिए ORS पीजिए या नमक और चीनी का घोल बना करके पीते रहिए, जिससे पानी की कमी ना हो पाए शरीर में। अगला बिंदु है मित्रों वस्तु के पैकेट पर मूल्य, वजन, तारीख और निर्माता आदि का विवरण छपा रहता है। मित्रों और भी विवरण हैं, जैसे उसमें विटामिन्स, प्रोटीन, वसा कितना क्या मिला हुआ है ये भी विवरण रहता है। तो याद रखिएगा वस्तु जो है उसके पैकेट पर क्या क्या लिखा रहता है, बहुत कुछ लिखा रहता है, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिख दिया है। तो आप ध्यान से देखते रहिए ऑप्शन कैसा बनता है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने पॉइंट इंक्लूड कर दिया है, आपका दिमाग वहाँ तक मैंने पहुँचा दिया है। अब आपको गौर करना है क्या क्या होता है, और ये क्वेश्चन बन चुका था इसलिए मित्रों ये पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है। अगला बिंदु हम चलते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, मरासमस और क्वासिओरकर। ये आपको मैं डायरेक्ट NCERT बुक से ही दिखाऊंगा दोनों पॉइंट। चलते हैं मित्रों NCERT बुक्स के पेज पर। मित्रों ये NCERT का पेज है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिएगा इसमें आपके क्वासिओरकर और मरासमस जैसे रोगों का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। तो पहला बिंदु था हमारा मरासमस रोग। तो देखिएगा ये रश्मि और कैलाश ये डॉक्टर अर्पणा के पास जाते हैं और ये बातचीत करते हैं। तो वही बातचीत दोस्तों आपको बिंदुवार नोट कर लेनी है। लिखिएगा मरासमस रोग कितने साल के बच्चे के लिए होता है, 5 साल के बच्चे में होता है। क्या है, 3 साल की उम्र लगती है दोस्तों। 5 साल का बच्चा होता है और अगर ये रोग हो गया है तो उसकी उम्र ऐसा लगेगा कि वो 3 साल का बच्चा है। हाथ पैर पतले, पेट फूला हुआ, अक्सर बीमार रहते हैं। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। खेलने की ताकत भी नहीं होती है। खाना क्या है इस बच्चे का, पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक या आधा रोटी भी मिल जाए तो समझो उसके बहुत कुछ मिल गया, उस बच्चे को ऐसा लगता है।
तो मित्रों याद रखिएगा, ये मरस्मस रोग कितने उम्र के बच्चे को, 5 साल के लिए। कैसा हाल होता है, पैर हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट फूल जाता है, अक्सर वो बीमार रहता है, कमज़ोर रहता है। और दोस्तों इस नाम है इस रोग का मरस्मस, 5 साल की उम्र के बच्चे को होता है। तो याद रखें। अगली बीमारी थी कौन सा, क्वासियोरकर। वो उम्र बताई जाती है कितने वर्ष के, 7 साल के बच्चे को होता है। अधिकतर उम्र में बड़ा लगता है, जैसे उम्र ऐसे हो गई हो कि अगर 10 साल का लगे, होता उम्र रियल 7 वर्ष का है, लगता है अधिक उम्र का बच्चा है। तो उम्र में बड़ा दिखने लगता है, शरीर मोटा थुलथुला हो जाता है, पैरों में दर्द रहता है, फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता, बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना, इन बच्चों के ये हाल होते हैं। खाना क्या होता है इन बच्चों का, घर का खाना उसको पसंद नहीं आता, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है, बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स बस यही भाता है उस बच्चे को, जिसे कौन सा रोग, क्वासियोरकर रोग हो जाता है। तो याद रखें मित्रों, 7 साल की उम्र होती है बच्चे की और वो उम्र में बड़ा दिखता है क्वासियोरकर में, जबकि मरस्मस में उम्र में वो कम दिखता है, होती उम्र 5 वर्ष है। तो मित्रों एनसीईआरटी बुक से आपने देख लिया मरस्मस और क्वासियोरकर रोग के बारे में डिटेल, जो इम्पोर्टेंट है मित्रों ये आपने नोट कर ली होगी। और मैं अब वापस आपको पीडीएफ पर ले चल रहा हूँ, कुछ बिंदु और रहे हैं इस टॉपिक से। मित्रों आपने मरस्मस और क्वासियोरकर रोग के बारे में जान लिया होगा, एनसीईआरटी बुक से दिखा दिया है। मित्रों आपसे एक पॉइंट और पूछा जा सकता है, आया भी था ये एग्ज़ाम में, कि आम को आपको अधिक समय तक सुरक्षित रखना है तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों या तो आप आम के पापड़ बना लीजिए, अचार बना के रख सकते हैं। आम को अधिक समय तक सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय यही होता है। तो वो बिंदु देख लीजिएगा कैसे क्या होगा। शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। क्यों, अगर किसी शीशी में थोड़ा सा भी पानी रह गया तो ब्रेड वाला प्रयोग याद होगा, क्योंकि इस पाठ में ब्रेड का प्रयोग समझाया गया, उसमें फंगस लग जाती है, मीन्स आपका काली काली जो फंगस होती है वो लग जाती है। तो वही हाल आम का भी होता है। ओके मित्रों, अचार आपको रखना है किसका, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार रख सकते हैं, पापड़ बना कर रख सकते हैं, चटनी टॉफ़ी या रस का कई चीज़ बनाते हैं हम लोग। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। मित्रों आपने घर में देखा होगा माता जी को अपनी, कि कुछ वस्तुओं को अधिक समय तक चलाने के लिए वो कुछ ऐसी वस्तुएं बनाती हैं उनकी मिक्स करके या बना करके, जो कई दिनों तक ख़राब नहीं होती मित्रों। तो वही ये आम का प्रयोग था जो आपको सीटेट में अधिक इम्पोर्टेंट बनाता है। ये देखिएगा आम का पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट था मित्रों, ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा 5 का ही है। खाए आम 12 महीने। मित्रों आम 12 महीने खाना है तो 12 महीने आम पेड़ में मिलता नहीं है। ये वो ब्रेड का प्रयोग था जो आपको समझाया गया है। तो आप मित्रों ई पाठशाला नामक ऐप से ये एनसीईआरटी किताबें भी पा सकते हैं मित्रों और पढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों ये एनसीईआरटी बुक्स। तो मित्रों आपने देखा मरस्मस रोग, क्वासियोरकर और आम के अचार के बारे में कुछ बिंदु आपने देखे, एनसीईआरटी बुक्स भी देखी आपने, और ये पीडीएफ पूरा डिस्कस किए आज हमने एक एक करके पॉइंट मित्रों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। और ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में डाल दूंगा, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए मित्रों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा ये सीटेट के एग्ज़ाम में। अगर मित्रों मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन को दबा करके अगली वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त कीजिएगा। ओके मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करेंगे, और दोस्तों अगले वीडियो का इंतज़ार करें। मैं आपको अगला वीडियो भी लेकर के आऊँगा जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सीटेट की दृष्टि से। एनसीईआरटी बुक्स के ही लाऊंगा दोस्तों, कोई एक्स्ट्रा नहीं डिटेल आपको, सिर्फ एनसीईआरटी किताब। ओके मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत मित्रों।